जय हिंद दोस्तों। 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो इंडिया ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को अपने नाम कर लिया है। तो दूसरा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में किया गया था। तो इसको भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके जीता है। आपको याद रखना है कि इससे पहले भारत ने 2023 का भी विश्व कप जीता था। तो इस प्रकार से भारत ने ये दूसरा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है 2025 में? तो ये मिला है गोनगाडी त्रिसा को, या जीत त्रिसा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। तो ये हैं दोस्तों जीत त्रिसा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में यानी कि 2025 के विश्व कप में 309 रन बनाए हैं। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी गोनगाडी त्रिसा रही हैं। आपको याद रखना है कि इस पूरे विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लिए हैं वैष्णवी शर्मा ने। तो इन्होंने 17 विकेट हासिल किए हैं। भारत की कप्तान कौन थी इस विश्व कप में? निकी प्रसाद। ठीक है, तो ये हैं निकी प्रसाद। साउथ अफ्रीका की कप्तान कौन थी? कायला रेनेके। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो गोनगाडी त्रिसा हैं उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 के अंदर शतक लगाया था। इस प्रकार से वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। गोनगाडी त्रिसा ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 59 गेंदों में 110 रन बनाए थे। चलिए दोस्तों, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के बारे में कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस विश्व कप में 19 वर्ष से कम आयु की जो महिला खिलाड़ी होती हैं वो हिस्सा लेती हैं और यह T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में और पहले एडिशन को ही भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। दोस्तों 2023 में इसका पहला आयोजन हुआ है, 2025 में इसका दूसरा आयोजन हुआ है। इसका जो तीसरा आयोजन है वह 2027 में किया जाएगा। तो 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर स्टडी करके जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक GK की PDF भी मिल जाएगी। तो इन सभी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर लें। इस ई बुक में 150 MCQs भी इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए एक नई ई बुक लॉन्च की गई है जिसमें 1800 MCQs इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर्स के। और ये जो MCQs हैं ये जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के MCQs हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य और खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और उधवा झील, इन चारों को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत सरकार ने तमिलनाडु में स्थित सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य और सिक्किम में स्थित खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और झारखंड में स्थित उधवा झील को अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया है। तो इनको आप नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस प्रकार से अब भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 89। भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन चुका है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है इन रामसर साइट घोषित होने के बाद कि भारत दुनिया में रामसर साइट के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले पर है यूनाइटेड किंगडम जिसके पास 175 रामसर साइट हैं। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको जिसके पास 142 रामसर साइट है। फिर तीसरे स्थान पर है
इंडिया, जिसके पास 89 रामसर साइट हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वाला स्टेट कौन है? तो वो है तमिलनाडु, जिसमें 20 रामसर साइट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो रामसर साइट किसे घोषित किया जाता है? तो जो आर्द्र भूमि होती है उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है। रामसर चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि रामसर साइट किसे घोषित किया जाता है? तो जो वेटलैंड होते हैं या आर्द्र भूमि होती है उसे रामसर साइट में शामिल किया जाता है। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है? तो जमीन का ऐसा हिस्सा जो वर्ष भर पानी से भरा रहता है, पूरे साल पानी से घिरा रहता है, गीला रहता है, तो ऐसे हिस्से को हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। इसे हम रामसर संधि के नाम से भी जानते हैं। तो भारत 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ था। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका। दोस्तों प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। भारत के पहले वेटलैंड सिटी के रूप में अभी हाल ही में उदयपुर और इंदौर को घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले वेटलैंड सिटी कौन बने हैं? तो उदयपुर और इंदौर बने हैं, ठीक है। इसमें आप स्टार कर लें और इसको नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2025 का वार्षिक बजट पेश किया गया है। तो ये बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को। आपको याद रखना है कि निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया है, यानी कि अब तक वो 8 बजट पेश कर चुकी हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है या बजट क्या होता है? तो दोस्तों बजट में सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि सरकार को आमदनी कहाँ से होगी और सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च करेगी। तो इस बात का वर्णन होता है बजट में, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो 2025 का जो बजट भाषण था जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पढ़ा गया था, तो उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल किया गया था। चलिए बजट 2025 की कुछ प्रमुख विशेषताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस बात की घोषणा की गई है। तो दोस्तों कुछ स्लैब जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा और बताया गया है कि आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा। तो 0 से 4 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक पर 5% टैक्स है और 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है। लेकिन ये जो दूसरा स्लैब और तीसरा स्लैब है इसमें छूट दी गई है टैक्स में, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 से ज़्यादा अगर यानी 24 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आमदनी है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा दोस्तों बजट 2025 में ये भी बताया गया है कि जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% की जाएगी और असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 50 नए पर्यटन स्थल भी डेवलप किए जाएंगे। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म योजना लाई जाएगी। इसके अलावा देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं 2025 के बजट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों भारत 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है।
देखिए ऑप्शन में इटली दिया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ था। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, और रूस में दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी थीम होगी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। यह आयोजन ब्रिक्स देशों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिसी एक्सचेंज और ग्लोबल नेटवर्किंग में युवाओं के सहयोग को सुगम बनाने के लिए आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन जब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। ब्रिक की जो पहली बैठक थी वह 16 जून 2009 को आयोजित की गई थी रूस में। दोस्तों ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में 10 मेंबर हो गए हैं, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। दोस्तों 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। और बाकी मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई ये 2024 में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा अभी बीसीसीआई अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो बीसीसीआई के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उन्हें ये प्रदान किए जाते हैं। बीसीसीआई अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2006-07 में। अब हम 2025 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरीगर पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को प्रदान किया जाता है, तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में दिया गया है स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष का अवार्ड दिया गया है सरफराज खान को, और महिला वर्ग में यह अवार्ड दिया गया है आशा शोभना को। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार R अश्विन को प्रदान किया गया है। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को। वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा को। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का अवार्ड दिया गया है अक्षय तोत्रे को। बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार धनुष कोटियान को प्रदान किया गया है। तो ये हैं दोस्तों 2025 के बीसीसीआई पुरस्कार। अच्छा, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो गुनेरी गांव है उसे अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस प्रकार से यह गांव गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। तो यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए यह फैसला लिया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों गुनेरी गांव के 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे स्थान होते हैं या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, ऐसे स्थानों या ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करते हैं। इन स्थानों पर दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे वो जीवों की हों चाहे वो पौधों की हों। गुजरात की बात हुई है तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क,
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित हैं। गुजरात की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि गुजरात की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती किस राज्य के शिक्षक हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के शिक्षक हैं मोहम्मद इमरान खान मेवाती। तो उन्हें GEMS एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनामी राशि है 10 लाख अमेरिकी डॉलर। तो अभी इन्हें ये अवार्ड मिला नहीं है, इनका केवल नॉमिनेशन हुआ है। तो दोस्तों मोहम्मद इमरान खान मेवाती के टेक्नोलॉजी के अनुभव के द्वारा ग्रामीण शिक्षा को बदल दिया गया है, यानी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ग्रामीण शिक्षा है उसको बदला है। तो इन्हीं सब को देखते हुए उन्हें इस प्राइज़ के लिए चुना गया है। दोस्तों विजेताओं की जो घोषणा है वह 11 से 13 फरवरी 2025 के बीच में दुबई में की जाएगी। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो पिछले अवार्ड डिस्कस करते हैं, यानी 2024 के। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार, जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार, AI एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड, अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 और रतन टाटा को KISS मानवतावादी सम्मान 2021 प्रदान किया गया था और पाबुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोसैरसियासिस को समाप्त करने वाला 5वां देश कौन बना है? यानी दुनिया का 5वां ऐसा देश कौन है जिसने ऑन्कोसैरसियासिस को समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा नाइजर। तो दोस्तों नाइजर को अभी हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ऑन्कोसैरसियासिस को खत्म करने वाला देश घोषित किया गया है। इस प्रकार से नाइजर इस रोग को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश बन गया है। अगर हम दोस्तों ऑन्कोसैरसियासिस की बात करें तो यह ऑन्कोसैरका वॉल्वुलस परजीवी के कारण फैलता है और इसके कारण जो आँखें होती हैं वो प्रभावित होती हैं और दोस्तों आँखों में अंधापन आ जाता है इस रोग के कारण। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी बड़े मात्रा में फैला हुआ है और इससे पहले यानी नाइजर से पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको देशों को ही इस रोग से मुक्त घोषित किया गया है। तो अब 5वां देश कौन बना है? नाइजर। ठीक है, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ऑन्कोसैरसियासिस नामक रोग है यह दुनिया में संक्रामक अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा आम कारण माना गया है। नाइजर की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजर को, और इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है। नियामे इसकी कैपिटल है और पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, स्वा रेल सुपर ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में स्वा रेल सुपर ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों रेल मंत्रालय ने स्वा रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। चलिए कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चौपाल ऐप को संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पाठ मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा और रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा और सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन बना है?
आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में एक पर्वत को मनुष्यों के जैसे अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्यों को अधिकार प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से अब न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब इसे तारानाकी मोंगा के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड में वांगानुई नदी और ते उरेवेरा वर्षा वन को भी एक मनुष्य के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में उसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर नोट करें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई कितनी रही है? 4.9%। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच करने के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? हर्ष कुमार। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? जॉर्जिया। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। नेशनल गेम्स 2025 में 55 किलोग्राम वर्ग में विद्या रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख आविष्कारक डिस्कस करेंगे, जैसे प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो ये दोस्तों साइंस से संबंधित आविष्कारक हैं, इसको आप याद रखिएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसने बताया? जूल ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने। और विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने। और विद्युत धारा के आविष्कारक एलेसैंड्रो वोल्टा हैं। और विद्युतीय तरंग के आविष्कारक कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? एलेसैंड्रो वोल्टा। और स्थिर विद्युत थैल्स। और विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसने दिए थे? स्नेल ने। तो ये कुछ प्रमुख आविष्कारक आप नोट कर लें। अब दोस्तों अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कन्याकुमारी। इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? हेमंत मुदप्पा। और भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू की गई है? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया गया है? नेपाल। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? 9 जिले और 3 संभाग। डीबीएस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? रजत वर्मा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली वेटलैंड सिटी कौन बनी है? तो इंदौर और उदयपुर बनी है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंदौर और उदयपुर बताया हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसके ई बुक वाले सेक्शन पर करंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। जीके की ई बुक में आपको इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा जो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग, इन सभी के बैच लॉन्च किए गए हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।